So we are starting with the purification of colloidal solution. And colloidal solutions में देखो दो तरह की impurities possible है. एक कैटेगरी इलेक्ट्रोलाइट की हो सकती है और एक सस्पेंशन की हो सकती है. तो मैंने आपको बताया था कि पार्टिकल साइज अगर एक सर्टेन रेंज से स्मॉलर हो जाएगा तो ट्रू सॉल्यूशन बनेगा, तो माइक्रोस्कोपिक रेंज से भी नीचे जाएगा, और अगर आई से विजिबल होगा तो उसे सस्पेंशन बोलेंगे. और कोलाइडल सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट और सस्पेंशन के बीच का स्टेट है. तो अगर हमने कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया तो उसमें दो तरह की इंप्योरिटीज पॉसिबल है. एक सस्पेंशन की कैटेगरी हो सकती है और इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी हो सकती है. सस्पेंशन वाले में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि फिल्टर पेपर से आप डायरेक्टली फिल्टर कर दो तो सस्पेंशन वाली इंप्योरिटी तो आसानी से हट जाएगी. तो मेजरली जो कोलाइडल सॉल्यूशंस को प्योरीफाई करना पड़ता है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोलाइट्स. जो कॉमनली जो टेक्निक्स हमें ऑप्ट करनी पड़ती है वो ऑप्ट करनी पड़ती है इलेक्ट्रोलाइट से कोलाइडल सॉल्यूशन से इलेक्ट्रोलाइट्स को सेपरेट करने के लिए, राइट. तो उसमें जो सबसे पहली टेक्निक फॉलो करते हैं हम लोग दैट इज कॉल्ड डायलिसिस. सो राइट डाउन फर्स्ट कैटेगरी डायलिसिस. So basically there are three techniques: dialysis, electrodialysis and ultrafiltration. So we have basically what's up guys, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में. और इस वीडियो में हम करते हैं we have three techniques for purification. First one is dialysis, second one is electrodialysis, and the third one is ultrafiltration. Okay, so write down one by one. First property is dialysis. ठीक है. सो डायलिसिस जो होता है दिस इज अ प्रोसेस जिसमें हम डिफ्यूजन के थ्रू एक सूटेबल मेम्ब्रेन से इलेक्ट्रोलाइट्स को कोलाइडल सॉल्यूशन से सेपरेट कराते हैं. सो द प्रोसीजर इज कि आप एक मेम्ब्रेन ले लो. जैसे सपोज करो आई टेल यू, जैसे आपने एक मेम्ब्रेन लिया, इस मेम्ब्रेन के अंदर आपने कोलाइडल सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोलाइट फिल कर रखे हैं. अब इस मेम्ब्रेन को एक फ्लो ऑफ वाटर में अगर हम प्लेस कर दें, तो अगर आप इसमें फ्लो ऑफ वाटर पास कराया तो आप जानते हो इलेक्ट्रोलाइट्स आर सॉल्युबल इन वाटर व्हाइल कोलाइडल सॉल्यूशंस विल रिमेन इनसाइड द मेम्ब्रेन. मेम्ब्रेन ऐसी सिलेक्ट करी जाती है जिससे इलेक्ट्रोलाइट तो बाहर आ जाए बट कोलाइडल सॉल्यूशन उसके अंदर ही रह जाए. दिस इज द बेसिक टेक्निक, जो सबसे इजियर टेक्निक है जिसको हम लोग बोलते हैं डायलिसिस. तो आपने एक मेम्ब्रेन लिया जिसका पोर साइज ऐसा होगा जिससे इलेक्ट्रोलाइट तो बाहर निकलेगा और कोलाइडल सॉल्यूशन बाहर नहीं निकलेगा. ऐसी मेम्ब्रेन में कोलाइडल सॉल्यूशन को फिल करके हम फ्लो ऑफ वाटर में प्लेस कर देते हैं. तो उस मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर अंदर एंट्री करेगा, इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करेगा और बाहर लेके आ जाएगा. तो अंदर जो सॉल्यूशन बचेगा दैट विल बी प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन. दिस इज कॉल्ड डायलिसिस. हमारी बॉडी में किडनी भी सेम फीचर फॉलो करती है, जिससे वो ब्लड जो हमारा एक कोलाइडल सॉल्यूशन है उसके अंदर जो भी एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनको सेपरेट कर देती है. और तो किडनी फंक्शन थोड़ा इससे कॉम्प्लेक्स है, बट सिंपल टर्म में अगर समझे तो डायलिसिस मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स को कोलाइडल सॉल्यूशन से सेपरेट करना है विद द हेल्प ऑफ सूटेबल मेम्ब्रेन. So we write down it is the process of removing a dissolved substance from colloidal solution by means of diffusion through suitable membranes, right. अब देखो इस प्रोसेस से अगर हम इलेक्ट्रोलाइट्स को सेपरेट करेंगे तो ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स डिसॉल्व होकर और बाहर मूव करेंगे तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम. तो इस प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए दूसरा टेक्निक फॉलो करते हैं जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस. ठीक है. तो इलेक्ट्रोडायलिसिस में क्या करते हैं कि इसी डायलिसिस प्रोसेस को जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं इसी में दो इलेक्ट्रोड सप्लाई कर दिए जाते हैं. तो इलेक्ट्रोड सप्लाई करने से कैटायन जो है वो कैथोड की तरफ मूव करने लगेगा और एनायन जो है वो एनोड की तरफ मूव करने लगेगा. तो ये प्रोसेस ऑफ डायलिसिस थोड़ा फास्ट हो जाता है. तो इस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस. नेक्स्ट हम लिखेंगे इलेक्ट्रोडायलिसिस. So write down alternatively the process of dialysis is quite slow. It can be made faster by applying the electric field in the dissolved substance in the impure colloidal solution is an electrolyte. The process is then named as electrodialysis. समझ गए. तो अगर हमारे कोलाइडल सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट की इम्प्योरिटी है तो इस प्रोसेस को ऑर्डिनरी डायलिसिस की बजाय हम लोग इलेक्ट्रोडायलिसिस से कराते हैं. ये प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाता है क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट होगा उसमें कैटायन और एनायन होंगे. इलेक्ट्रोड्स अप्लाई करने के बाद कैटायन जो है वो कैथोड की तरफ और एनायन जो है एनोड की तरफ मूव करेगा. तो दिस प्रोसेस बिकम्स फास्टर. टेक्निक मोर और लेस डायलिसिस जैसी है. ठीक है. नाउ द थर्ड टेक्निक इज अल्ट्राफिल्ट्रेशन.
तो पहले इसका थोड़ा प्रिंसिपल मार्क करना है. So it's given ultrafiltration is the process of separating the colloidal particles from a solvent of suitable solute present in the colloidal solution by specially prepared filter. तो इसमें जो कीवर्ड है वो है स्पेशली प्रिपेयर्ड फिल्टर. बाकी प्रोसेस सेम है जो डायलिसिस में कर रहे थे, उसके लिए भी हम लोग मेम्ब्रेन यूज कर रहे थे. इलेक्ट्रोडायलिसिस में भी मेम्ब्रेन यूज करी विद द इलेक्ट्रोलाइट्स विद द इलेक्ट्रोड्स. अल्ट्राफिल्ट्रेशन में क्या करते हैं कि जिस मेम्ब्रेन के थ्रू हमें कोलाइडल सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोलाइट को सेपरेट करना है, उसके लिए स्पेशली फिल्टर पेपर प्रिपेयर किया जाता है. इसकी कंडीशन क्या होगी? इट इज परमिएबल टू ऑल द सब्सटेंसेस एक्सेप्ट द कोलाइडल पार्टिकल्स. परमिएबल का मतलब होता है इट विल अलाउ थ्रू इट. तो हम एक ऐसा फिल्टर पेपर प्रिपेयर करते हैं जिससे एग्जैक्टली कोलाइडल सॉल्यूशन तो रुकेगा, बाकी सारे सब्सटेंसेस को बाहर जाने देगा. तो which are permeable to all the substances except colloidal solution. permeable का आप लोगों को लिक्विड सॉल्यूशन के टाइम पे हम लोगों ने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बताई थी जो एक पर्टिकुलर सब्सटेंस को अलाउ करती है, बाकी सबको रोकती है. तो परमेबल का मतलब होता है इट अलाउ थ्रू इट. तो ऐसा फिल्टर पेपर बनाना होता है जो कोलाइडल सॉल्यूशन को छोड़ के बाकी सारे सब्सटेंसेस को अपने थ्रू जाने बाहर जाने देगा. तो अगर ऐसे स्पेशल फिल्टर पेपर बना के हम लोग फिल्ट्रेशन करते हैं ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. तो दो कीवर्ड्स हुए, एक तो स्पेशली प्रिपेयर्ड फिल्टर पेपर्स यूज कर रहे हैं व्हिच आर परमेबल टू ऑल द सब्सटेंसेस. अब ऐसा फिल्टर पेपर बनाते कैसे हैं, उसके लिए दो तीन टेक्निकल बातें जिस पे क्वेश्चंस आते हैं. So it's given colloidal particles can pass through the ordinary filter paper because of the pore size is too large. However, the pores of the filter papers can be reduced by impregnating with collodion. ये important part है, तो इसको highlight कर लीजिए. However, the pores of filter paper can be reduced in size by impregnating the collodion solution to stop the flow of. आप बस इतनी बात लिख लो जितनी मैं highlight कर देता हूँ. Colloidal particles और जो कॉमनली कोलाइडॉन यूज करते हैं वो मार्क कर लीजिए. द यूजुअल कोलाइडॉन इज 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेल्युलोज इन अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड ईथर. तो इसमें जो क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में वही पूछा जाता है, व्हाट इज कोलाइडॉन. तो कोलाइडॉन एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको फिल्टर पेपर पे इंप्रेगनेट करा के उसका पोर साइज कम करा देते हैं. और जो Sir, can you please scroll down? कॉमनली हम लोग जो कोलाइडॉन यूज करते हैं दैट इज 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेल्युलोज in a mixture of alcohol and ether. और जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पेपर बनाया जाता है वो एक फिल्टर पेपर के अंदर यही कोलाइडॉन शोक करा देते हैं और फिर उसे हार्ड कर देते हैं और फिर फाइनली ड्राई करके यूज करते हैं. तो वो कंप्लीट प्रोसीजर लिखा हुआ है, उतना थ्योरी रिक्वायर्ड नहीं है. आपको कम से कम बस इतनी बात याद रखनी है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में स्पेशली प्रिपेयर्ड फिल्टर पेपर्स लगते हैं जो कि परमेबल टू एक्सेप्ट कोलाइडल सॉल्यूशन होता है. एक पॉइंट. दूसरे पॉइंट में लिखिए कि जो पोर साइज ऑफ फिल्टर पेपर है उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग एक सब्सटेंस इंप्रेगनेट करते हैं जिसको बोलते हैं कोलाइडॉन. और कोलाइडॉन बनाने के लिए जो सब्सटेंस यूज होता है दैट इज 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेल्युलोज इन अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड ईथर. ठीक है. नेक्स्ट हम लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन. प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन. सबसे पहली प्रॉपर्टी लिखेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. तो आपको याद है मैंने सॉल्यूशन के चैप्टर में बताया था कि जो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज शो करते हैं. ठीक है. तो कोलाइडल पार्टिकल्स के केस में भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नोटिस में आती है, बट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की जो वैल्यू है, जो ऑर्डर है, वो ट्रू सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में काफी कम होता है क्योंकि इसमें कॉन्सेंट्रेशन जो होती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट यूनिट्स कम होती है क्योंकि पार्टिकल साइज बड़ा है. पहले पॉइंट में ये लिखो. राइट डाउन कोलाइड्स being bigger aggregates, colloids being bigger aggregates colloid being bigger aggregates have
lesser number of units as compared to true solutions, so their colligative properties are of smaller order. So their colligative properties are of small order. Colloidal particles का particle size बड़ा होता है as compared to normal true solution particle. तो अगर सेम अमाउंट दोनों का ले लिया जाए तो कोलाइडल पार्टिकल्स का पार्टिकल साइज बड़ा होने की वजह से उसका नंबर कम आएगा. नंबर आएगा तो कोलाइडल पार्टिकल्स की जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का ऑर्डर है वो नॉर्मली ट्रू सॉल्यूशंस के रिस्पेक्ट में काफी कम आता है. ऑल्दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नोटिस में आती है. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपको याद है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर. चार प्रॉपर्टी बताई थी लिक्विड सॉल्यूशन में. वो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कोलाइडल सॉल्यूशंस भी रिफ्लेक्ट करते हैं. बट कोलाइडल सॉल्यूशंस के केस में जो वैल्यू आती है, जो ऑर्डर होता है उस वैल्यूज का, वो ट्रू सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में काफी कम होता है, बिकॉज नंबर ऑफ सॉलिड यूनिट्स या नंबर ऑफ कोलाइडल पार्टिकल यूनिट्स काफी कम होती है, बिकॉज इनका साइज बड़ा है. ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज टिंडल इफेक्ट. अब देखो क्या होता है कि अगर हम एक ट्रू सॉल्यूशन लें और उसके थ्रू लाइट पास करें तो नॉर्मली लाइट बीम सीधे सीधे क्रॉस हो जाती है क्योंकि पार्टिकल साइज बहुत छोटा है. सस्पेंशन के केस में भी यही काम करोगे आप, तो थोड़ी लाइट स्कैटर करेगी. बट कोलाइडल सॉल्यूशंस के केस में क्या होता है कि इनका जो पार्टिकल साइज है वो नॉर्मली लाइट की वेवलेंथ वाले ऑर्डर से मैच करने लगता है. आप जानते हो जितनी भी विजिबल लाइट है उसकी वेवलेंथ होती है 400 नैनोमीटर से लेके 720 नैनोमीटर. और आपको पता है कोलाइडल पार्टिकल्स का भी जो पार्टिकल साइज है वो 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर के ब्रैकेट में. तो जितनी भी विजिबल लाइट की वेवलेंथ है वो सब कोलाइडल पार्टिकल्स की रेंज में आ रही है, राइट? तो कोलाइडल्स के अंदर एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जो जिसकी स्कैटरिंग की वजह से हमें इसमें ब्लूइश कोन जैसा सिस्टम दिखाई पड़ता है, जिसको हम लोग टिंडल कोन बोलते हैं. ये प्रॉपर एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है. अगर आप साइड में देखो तो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है. अगर मैंने एक लाइट सोर्स को एक कोलाइडल सॉल्यूशन में पास किया तो कोलाइडल सॉल्यूशन की लाइट जो है वो स्कैटर करती है. तो अगर हम एक माइक्रोस्कोप लगा के जिस डायरेक्शन से लाइट पास कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन से ऑब्जर्व करें, वील ऑब्जर्व ब्लूइश कोन, इसको हम लोग टिंडल कोन बोलते हैं. और ये जो इफेक्ट है इसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट. तो उसके लिए पहले आपको थोड़ा सा पॉइंट मार्क करना पड़ेगा. जैसे इसमें सबसे पहले पॉइंट में लिखा है, इफ अ होमोजेनियस सॉल्यूशन प्लेस्ड इन डार्क इज ऑब्जर्व्ड इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, इट इज अपीयर क्लियर, and if it is observed from the direction at right angle of the direction of the light beam, it appears perfectly dark. ये बात समझ में आया? अगर हमने किसी भी एक होमोजेनियस सॉल्यूशन को में लाइट पास करी तो जिस डायरेक्शन से आप लाइट पास कर रहे हो उस तरफ से देखोगे तो आपको क्लियर सॉल्यूशन दिखेगा. और जिस डायरेक्शन से आप लाइट पास कर रहे हो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन से देखोगे तो आपको कंप्लीटली डार्कनेस दिखेगी, बिकॉज लाइट स्कैटर नहीं हो रही है, बहुत कम हो रही है, क्योंकि पार्टिकल साइज बहुत छोटा है. अब यही काम एक्जेक्टली आप कोलाइडल सॉल्यूशंस के लिए करो. तो अगले स्टेप में लिखा है कोलाइडल सॉल्यूशंस आर व्यूड इन द सेम मैनर. तो कोलाइडल सॉल्यूशंस व्यूड इन द सेम मैनर मतलब अगर कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए भी आपने पहले लाइट पास करी तो जिस तरह से आपने लाइट पास करी उस तरफ से देखोगे तो क्लियर और ट्रांसल्यूसेंट इन द ट्रांसवर्टेड टाइप. और अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन से शो करोगे तो वही टिंडल इफेक्ट दिखाता है. दे शो अ माइल्ड और स्ट्रांग ऑपुलेंस व्हेन व्यूड एट द राइट एंगल ऑफ द पैसेज ऑफ द लाइट. तो कॉन्सेप्ट है कि आपने जिस डायरेक्शन से लाइट पास करी है उसी डायरेक्शन में अगर ट्रू सॉल्यूशंस को नोटिस करोगे तो वो ऑलमोस्ट क्लियर सॉल्यूशन दिखेगा. अगर आपने एक काम कोलाइडल सॉल्यूशंस के केस में किया तो कोलाइडल सॉल्यूशन के केस में भी ऑलमोस्ट क्लियर ही दिखेगा, थोड़ा ट्रांसलेशंसी आ सकती है. ऑब्जर्व करोगे तब ये इंपॉर्टेंट. तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन से व्हेन यू ऑब्जर्व तो क्या होगा कि इसके पाथ में एक ब्लूइश लाइट जैसी दिखाई देगी. So it has been given, shows the mild or strong appearance when viewed at the right angle of the path of the light. That is, the path of the beam is illuminated with the bluish light. इस effect को बोला जाता है Tyndall effect. This effect was first observed by Faraday
and later on studied in detail by Tyndall and termed as Tyndall effect. समझ आया? पहले आपको इफेक्ट समझ में आया? ट्रू सॉल्यूशंस को अगर हम लाइट से ट्रू सॉल्यूशंस में अगर लाइट पास करोगे तो जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही है उस तरफ से क्लियर सॉल्यूशन दिखेगा। परपेंडिकुलर डायरेक्शन से देखोगे तो कंप्लीट डार्कनेस दिखेगी, कोई लाइट स्कैटर नहीं हुई है। लेकिन यही काम अगर आप कोलाइडल सॉल्यूशन के केस में करोगे तो जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही है उस डायरेक्शन में क्लियर भी हो सकता है या थोड़ा बहुत ट्रांसपेरेंसी कम हो सकती है। बट अगर आप उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन से ऑब्जर्व करोगे तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको लाइट की बीम ब्लूइश लाइन से दिखाई पड़ेगी, मतलब जिस पाथ से लाइट गई है वो पाथ आपको विजिबल होगा। डायरेक्टली विजिबल नहीं होता, ये माइक्रोस्कोप से दिखाई देगा। तो इस इफेक्ट को बुलाया था टिंडल इफेक्ट। ठीक है, पहला पॉइंट हुआ टिंडल इफेक्ट होता क्या है। दूसरा पॉइंट है टिंडल इफेक्ट होता ही क्यों है। तो उसका दूसरा पार्ट जो क्वेश्चन का वो अगले स्टेप में लिखा है। तो टिंडल इफेक्ट होने के पीछे रीजन मैंने बताया कि कोलाइडल पार्टिकल्स जो है वो लाइट को स्कैटर करते हैं हर डायरेक्शन में। तो उसका अगला स्टेप लिखा है, इट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट कोलाइडल पार्टिकल्स स्कैटर्स लाइट इन ऑल द डायरेक्शंस इन स्पेस। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट एलिमिनेट्स द पाथ ऑफ द बीम इन द कोलाइडल डिस्पर्जन, जिसकी वजह से आपको कोलाइडल सॉल्यूशन में ब्लूइश कोड नोटिस आ रहा है, जिसको हम लोग टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। समझ आया कॉन्सेप्ट? दो मेन बातें बताइए। टिंडल इफेक्ट नोटिस में कब आएगा? जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन से अगर आप माइक्रोस्कोप लगा के नोटिस करेंगे तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा? जिस पाथ से लाइट गई है, तो when viewed at the right angle of the passage of light, the path of the beam illuminated by the bluish light, ये बेसिकली टिंडल इफेक्ट होता है। अगर आप इतनी बात भी लिख दोगे तो चलेगा। When viewed at the right angle of the passage of the light, that is the path of the beam is illuminated by the bluish light, so this is your Tyndall effect. टिंडल इफेक्ट का कॉज क्या बताया मैंने आपको कि जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज बड़ा है तो ये लाइट को स्कैटर करते हैं हर डायरेक्शन में, इसलिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी आपको लाइट का पाथ नोटिस में आ रहा है। ये इसका प्राइमरी रीजन हुआ। अब जो क्वेश्चन आता है वो इसके अगले सेगमेंट से आता है कि टिंडल इफेक्ट की प्राइमरी कंडीशंस क्या है, किन कंडीशंस में टिंडल इफेक्ट नोटिस में आता है। उसकी दो मेजर कंडीशंस हैं। ठीक है, सो दैट इज टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड ओनली व्हेन द फॉलोइंग टू कंडीशंस आर सैटिस्फाइड। कंडीशंस ध्यान से देख लो। पहली कंडीशन है कि जो डायमीटर ऑफ द डिस्पर्स पार्टिकल है दैट इज नॉट मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। तो नॉर्मली हम लोग जो लाइट यूज करते हैं वो विजिबल लाइट होती है, तो इट इज इन द वेवलेंथ ऑफ 400 नैनोमीटर टू 720 नैनोमीटर। तो जो हमारे कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उनका डायमीटर जो है वो लगभग इसी रेंज में होना चाहिए। अगर कोलाइडल पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, लेट्स से 10 नैनोमीटर, 20 नैनोमीटर, अप टू 100 नैनोमीटर, तो उस केस में स्कैटरिंग नहीं होती है या स्कैटरिंग बहुत कम होती है, तो टिंडल इफेक्ट नोटिस में नहीं आता। तो टिंडल इफेक्ट केवल तभी नोटिस में आएगा जब डायमीटर ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल जो है वो लाइट जो जिस जो लाइट आप यूज करो उसकी वेवलेंथ के ऑर्डर के होंगे। मतलब कॉमनली 400 नैनोमीटर से लेकर 720 नैनोमीटर के बीच में अगर पार्टिकल साइज होगा कोलाइड्स का तो टिंडल इफेक्ट नोटिस में आएगा। दूसरा पॉइंट, जो भी डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में सिग्निफिकेंट डिफरेंस होना चाहिए। तो द सेकंड पॉइंट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ द डिस्पर्स फेज एंड द डिस्पर्जन मीडियम डिफर्स ग्रेटली इन मैग्नीट्यूड। तो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिग्निफिकेंट गैप होगा या अच्छा खासा गैप होगा तो लाइट की स्कैटरिंग आपको नोटिस में आएगी। अगर वो ऑलमोस्ट सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैरी कर रहे होंगे तो लाइट बीम में जो बेंडिंग हुई है वो दिखाई नहीं पड़ेगी या वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगी, तो भी हम टिंडल इफेक्ट नोटिस नहीं कर पाएंगे। तो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में सिग्निफिकेंट डिफरेंस होना चाहिए और डायमीटर ऑफ डिस्पर्स फेज और वेवलेंथ ऑलमोस्ट एक जैसी होनी चाहिए, सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। दैट क्लियर? तो दीज आर टू बेसिक कंडीशन जो टिंडल इफेक्ट के लिए रिक्वायर्ड है। तो आप ये पूरी बात ठीक से नोट कर लीजिए, तो मैं आपको अगला पॉइंट बताता हूँ। इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग लिखेंगे, दिस इज कलर। थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इफ यू आर राइटिंग इट इज कलर। तो जो कलर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन होता है वो एक्चुअली में डिपेंड करता है कि आप किस वेवलेंथ से उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। So the color of colloidal solution depends on the wavelength of light scattered by the dispersed particle. The wavelength of the light further depends on the size and the nature of the particles. The color of colloidal solution also changes with the manner in which they are observed. Observer receives the light. तो उसके दो टिपिकल एग्जांपल है जिन पे कॉमनली क्वेश्चन आता है।
तो उसमें बस 2-3 मेन पॉइंट है वो समझते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन जो है उसका कलर जो है वो डिपेंड करता है वेवलेंथ ऑफ द लाइट स्कैटर्ड, और जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है वो फर्दर 2 पॉइंट पे डिपेंड करती है, साइज एंड नेचर ऑफ द पार्टिकल्स। और फिर कलर के 2 टिपिकल एग्जांपल हैं, जैसे मिल्क एंड वाटर सॉल्यूशन को अगर रिफ्लेक्टेड लाइट से व्यू करते हैं तो ये ब्लूइश कलर का दिखाई देता है, और अगर इसी चीज को हम लोग ट्रांसमिटेड लाइट में देखते हैं तो ये रेड शेड दिखती है। तो मिल्क और वाटर सॉल्यूशन जो है ब्लूइश दिखाई पड़ेगा रिफ्लेक्टेड लाइट के साथ, और रेड दिखाई पड़ेगा ट्रांसमिटेड लाइट के साथ। अभी एग्जांपल तो नोटिस नहीं किया होगा आपने, क्योंकि माइक्रोस्कोप से नोटिसेबल फिनोमेनन है। अगला फिनोमेनन नोटिस में होता है, इट इज लाइक गोल्ड। गोल्ड का जितना फाइनेस्ट पार्टिकल होगा उसका रेड कलर होगा, और जैसे जैसे पार्टिकल साइज बढ़ाते चले जाएंगे तो रेड से जो है वो शेड गोल्डन की तरफ शिफ्ट होती है। तो गोल्ड का पार्टिकल साइज जो कोलाइडल फॉर्म में होता है वो रेड गोल्ड सॉल्व होता है। पार्टिकल साइज आप बढ़ाते चले जाओगे तो वो रेड से कलर पर्पल, पर्पल से ब्लू, और फाइनली गोल्डन कलर दिखता है। तो आपने कभी कभी नोटिस किया होगा कि जो अच्छी क्वालिटी के गोल्ड ऑर्नामेंट्स नहीं होते उसमें गोल्ड के साथ रेडिश शेड आ रही होती है। रेडिश शेड इज मोस्टली बिकॉज ऑफ इट्स फाइन पार्टिकल साइज। या अलग अलग गोल्ड ऑर्नामेंट्स खरीदो तो सबके कलर सेम नहीं होते, क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल उसका जो पार्टिकल साइज है वो वेरी करता जाएगा तो कलर वेरी करता है। तो जो गोल्ड का कोलाइडल फॉर्म होता है, फाइनेस्ट गोल्ड सॉल्ट होता है, वो रेड कलर का होता है, और जैसे जैसे पार्टिकल साइज बड़ा करते चले जाएंगे तो इट बिकम्स पर्पल, ब्लू एंड फाइनली गोल्डन। तो जो कलर ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन है वो एक तो इस बात पे डिपेंड होता है कि आपने जो वेवलेंथ स्कैटर हो रही है वो कौन सी है, दूसरा जिस पार्टिकल के साथ आप ऐसा यूज कर रहे हो उसका साइज और नेचर क्या है, और तीसरा आप किस लाइट से उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। इफ यू आर ऑब्जर्विंग इट थ्रू रिफ्लेक्टेड लाइट तो आपको अलग कलर नोटिस में आएगा, इफ यू ऑब्जर्व इट थ्रू ट्रांसमिटेड लाइट तो आप उसको डिफरेंट कलर में नोटिस कर पाएंगे। बिकॉज जो भी कलर हमारे नोटिस में आता है दैट इज ड्यू टू द वेवलेंथ जो उस सब्सटेंस से अब्सॉर्ब हो रही होती है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर नोटिस में आता है हमें। ठीक है, तो जो सब्सटेंस जितनी ज्यादा लाइट स्कैटर कर देगा उस स्कैटर्ड लाइट से हम लोग उस चीज को नोटिस कर पाएंगे। ठीक है, रिफ्लेक्टेड लाइट का मतलब हुआ जो पार्टिकल से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है। लाइट भी पास करोगे तो 2 तरह के फिनोमेनन हो सकते हैं। ट्रू सॉल्यूशन का पार्टिकल साइज तो बहुत छोटा होता है, तो सीधी सीधी लाइट क्रॉस हो जाती है, तो वहां ये फिनोमेनन नोटिस में नहीं आता। बट अगर हम कोलाइडल सॉल्यूशन के केस में ऐसा करेंगे तो कोलाइडल सॉल्यूशन का पार्टिकल साइज तो बड़ा होता है, तो जो लाइट बीम गई अंदर वो अगर पार्टिकल से रिफ्लेक्ट होकर आएंगी तो अलग तरह की वेवलेंथ होगी, जिससे आपको अलग कलर नोटिस में आएगा। और जो बीम क्रॉस हो जाएगी ट्रांसमिटेड फॉर्म में जाएगी उससे अलग कलर आएगा। तो जो ट्रांसमिटेड लाइट होगी उसमें अलग कलर नोटिस में आएगा, क्योंकि उससे आप अलग वेवलेंथ ऑब्जर्व करोगे। और अगर आप रिफ्लेक्टेड बीम से नोटिस करोगे तो उससे आप अलग कलर नोटिस करोगे। तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ कोलाइडल सॉल्यूशन, सिंपली प्रॉपर्टी आपको लर्न करनी है। ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन लिखेंगे, ब्राउनियन मूवमेंट। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ब्राउनियन मूवमेंट। तो कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, जिगजैग पाथ में मूव करते हैं, कोई वेल डिफाइंड पाथ में मूव नहीं करते। तो ऐसे कॉन्टिन्यूस मोशन को सबसे पहली बार एक ब्रिटिश बॉटनिस्ट थे, रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने नोटिस किया था पोलैंड पार्टिकल्स को वाटर के अंदर। ऑलमोस्ट सिमिलर मोशन जो है वो कोलाइडल पार्टिकल्स में नोटिस में आता है, उसको हम लोग उसी टर्म से ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं। A state of continuous zigzag motion all over the field of the view. This motion was first observed by British botanist Robert Brown and known as Brownian movement. तो सबसे पहली बात हुई ब्राउन मूवमेंट होता क्या है। अब जो ये मोशन है ये क्यों होता है, क्या इसके इफेक्ट हैं, और कौन कौन से पैरामीटर्स को अफेक्ट करते हैं, इस पे क्वेश्चन आता है। तो अपना सेगमेंट लिखना है, दिस मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ द कोलाइड but depends on, इस पे क्वेश्चन आ चुका है, but depends on size of the particle and the viscosity of the solution। पार्टिकल साइज और विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन पे ब्राउनियन मूवमेंट डिपेंड करता है। और डिपेंडेंसी समझनी है तो उसके अगले लाइन में देखो लिखा है, स्मॉलर द साइज एंड लेसर द विस्कोसिटी फास्टर द मोशन। मतलब कोलाइडल पार्टिकल जितना छोटा होगा उसका ब्राउनियन मूवमेंट उतना फास्ट होगा,
और जितनी कम विस्कोसिटी होगी डिस्पर्जन मीडियम की, उतना फास्ट डिस्पर्स फेज वाला सबस्टेंस मूव कर पाएगा, तो भी ब्राउनवेल मूवमेंट फास्ट होगा। स्मॉलर साइज, लेसर विस्कोसिटी, फास्टर मोशन। तो ब्राउनवेल मूवमेंट नेचर ऑफ कोलाइड पे तो डिपेंडेंट नहीं है, बट उसकी जो पार्टिकल साइज है और जो विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन है, इस पे डिपेंडेंट है। तो जितना कम छोटा साइज होगा और जितनी कम विस्कोसिटी होगी, उतना फास्ट होगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है कि ब्राउनवेल मूवमेंट का कॉज क्या है। So it's given that Brownian movement is being explained due to the unbalanced bombardment of the particle by the molecules of the dispersion medium. जो dispersion medium है वो unbalanced bombardment कर रहा है disperse phase पे। एक substance है disperse phase, एक है dispersion medium। तो dispersion medium जो है वो randomly disperse phase के particle से collide कर रहा है, इसलिए उसको वो random motion provide कर रहा है जो zigzag path में जा रहा है, इसलिए उसको Brownian movement बोल रहे हैं। तो Brownian movement का जो principal cause है वो क्या है? Unbalanced bombardment of the particle by the molecules of the dispersion medium। और इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो इसकी स्टेबिलिटी है। So Brownian movement has the stirring effect which does not permit the particles to settle and thus it is responsible for the stability of the solid। तो बेसिकली चार मेन पॉइंट हुए यहाँ पे। सबसे पहला ब्राउनियन मूवमेंट होता क्या है, वो मैंने आपको बताया जिगजैग मोशन। तो ब्रिटिश बॉटनिस्ट ने नोटिस करा था पोलर पार्टिकल्स को वाटर के अंदर, बिल्कुल वैसे ही मोशन कोलाइडल पार्टिकल्स का आता है। तो ब्राउनियन मूवमेंट, ब्राउनियन मूवमेंट जो है वो कोलाइडल सॉल्यूशंस के नेचर पे तो डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन वो साइज और विस्कोसिटी पे डिपेंडेंट है। जितना स्मॉलर साइज होगा, जितनी हायर विस्कोसिटी होगी, उतना ज्यादा मोशन फास्ट होगा। तीसरा पॉइंट बताया कि जो ब्राउनियन मूवमेंट का कॉज है वो है अनबैलेंस्ड बॉम्बार्डमेंट ऑफ द पार्टिकल्स बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिस्पर्जन मीडियम। और चौथा पॉइंट बताया कि ब्राउनियन मूवमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है स्टेबिलिटी ऑफ द सॉल्व्स के लिए, क्योंकि इससे स्टेरिंग इफेक्ट क्रिएट करता है, जिससे वो पार्टिकल्स को सेटल नहीं होने देता। नॉर्मली जो सस्पेंशन होता है, अगर उसको आप थोड़ी देर छोड़ दो तो उसके सारे पार्टिकल नीचे सेटल कर जाएंगे, बट कोलाइडल सॉल्यूशन में क्योंकि कॉन्टिन्यूअसली जिगजैग पाथ पे मूव कर रहे हैं, तो वो कभी सेटल नहीं कर पाएंगे। इस वजह से कोलाइड्स की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। कोलाइडल पार्टिकल्स के अंदर ब्राउनियन मूवमेंट उस कोलाइडल पार्टिकल की कोलाइडल सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी को एनहांस करता है। Sir, what is viscosity? फिजिक्स में पढ़ा होगा बेटा, फ्लूइड्स में पूरा टर्म होता है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मतलब होता है जैसे सॉलिड सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन लगता है ना, ऐसे दो लिक्विड लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन अप्लाई होता है उसको विस्कोसिटी बोलते हैं। तो सॉलिड सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स काम करता है, रिलेटिव मोशन रुकता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन। ऐसे अगर दो लिक्विड लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन रोकने का प्रोसेस चलेगा, तो उसको टेक्निकल टर्म में बोला जाता है विस्कोसिटी। तो अगर बहुत सिंपल रॉ फॉर्म में समझना है, तो सॉलिड सरफेसेस का फ्रिक्शन और लिक्विड सरफेस के बीच में विस्कोसिटी लगभग एक ही फिनोमेनन है। एक लिक्विड लेयर दूसरी लिक्विड लेयर के ऊपर रिलेटिव मोशन होने से रोकती है, तो हम लोग टेक्निकल टर्म में विस्कोसिटी बोलते हैं। या इसको फ्लूइडिटी का उल्टा समझ सकते हैं, जो लिक्विड्स तेजी से फ्लो करते हैं उनकी विस्कोसिटी कम होती है, और जिनका फ्लो स्लो होता है उनकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है। जैसे हनी इज मोर विस्कस देन वाटर। ठीक है। Then the fifth property is charge on colloidal particles। तो कोलाइडल पार्टिकल्स में एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, बट इसमें खास बात यह है कि सारे कोलाइडल पार्टिकल्स में एक ही टाइप का चार्ज होता है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। मींस ऑल कोलाइडल पार्टिकल्स विल हैव आइदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। दोनों चार्ज नहीं होते। इट इज नॉट लाइक इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में से कैटायन एनायन दोनों होते हैं, वैसा कोलाइडल सॉल्यूशंस में नहीं होता है। कोलाइडल सॉल्यूशंस ऑलवेज हैव आइदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो इसमें जो पॉइंट बस हाईलाइट करने का इतना कर लो, the nature of charge is same for all the colloidal particles in a colloidal solution, and it may be either positive or negative। दो तरीके के कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, एक नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। तो उसके एग्जांपल्स आपको लर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि रैंडम क्वेश्चन आता है। कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल देके आपसे पूछ लिया जाएगा कि इस पे कौन सा चार्ज होता है, तो इट शुड बी नोन टू यू। मैं आपको थोड़ा ट्रिक समझाता हूँ कैसे याद करना है। तो उसको देखो, कंपैरेटिव याद करोगे तो याद हो जाएगा आसानी से। पहले मेटेलिक ऑक्साइड्स नोटिस करना है। मेटेलिक ऑक्साइड्स पॉजिटिव है, मेटल्स नेगेटिव है। तो ठीक है। उसके बाद मेटेलिक सल्फाइड्स जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। बेसिक डाइज पॉजिटिव चार्ज होते हैं और एसिडिक डाइज नेगेटिव होते हैं।
जितने नेचुरल कोलाइडल सॉल्यूशन है लाइक स्टार्च, गम, जेलेटिन, क्लोए, चारकोल एटसेट्रा, ये सब हमारे नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं। और जो ऑक्साइड है वो नॉर्मली जैसे TiO2 सॉल्ट जो है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, और हीमोग्लोबिन पॉजिटिवली चार्ज होता है। यहाँ थोड़ा स्पेसिफाई करके आपको लिखना पड़ेगा। हीमोग्लोबिन एक्चुअली में ब्लड के दो मेन कंपोनेंट होते हैं, एक तो हीमोग्लोबिन होता है और एक इसके अंदर प्रोटीन कंटेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एल्ब्यूमिन। तो जो प्रोटीन कंटेंट होता है इसका वो एक्चुअली में नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। ये बात थोड़ा स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं, यहाँ पे अलग से इस चीज को नीचे लिखो। ब्लड का जो एल्ब्यूमिनाइड कंटेंट है वो नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। तो बुक में मतलब बुक हीमोग्लोबिन नॉर्मली ब्लड का कंपोनेंट होता है, तो हीमोग्लोबिन इज पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन। बट ब्लड के अंदर जो रेस्ट कंपोनेंट है जो नॉर्मली प्रोटीन कंटेंट होता है उसको एल्ब्यूमिनाइड्स बोलते हैं। तो जितना एल्ब्यूमिनाइड सब्सटेंस है वो नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। ये चीज थोड़ा ध्यान से मार्क करनी है बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। कई बार लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, ब्लड को तो याद करके जाता है हीमोग्लोबिन, बट गलती होती है ब्लड के साथ। तो अगर पूछा जाएगा ब्लड किस टाइप का कोलाइडल सॉल्यूशन है तो उसका आंसर नेगेटिव लिखना होता है। ध्यान से बात कर लो, स्पेशली जो बायोलॉजी सेगमेंट है वो तो एकदम बढ़िया से याद कर लो, क्योंकि तुम्हारे यहाँ तो क्वेश्चन आता है कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होने के बाद भी दोनों स्टेबल कैसे होता है। तो एक्सप्लेनेशन अभी मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा जब ब्लड की प्रॉपर्टी समझाऊंगा। अभी इस चीज को हाईलाइट कर लो। यहाँ पे ब्लड का जो एल्ब्यूमिनाइड कंटेंट है वो आपका नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, याद हुआ? ऑक्साइड जितने हैं वो पॉजिटिव कोलाइड सॉल्यूशन है, सल्फाइड जो है वो नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन है, बेसिक डाइज पॉजिटिव, एसिडिक डाइज नेगेटिव, हीमोग्लोबिन पॉजिटिव, ब्लड नेगेटिव, और जितने नेचुरल कोलाइडल सॉल्यूशंस हैं गम, जेलेटिन, क्ले, चारकोल एटसेट्रा, वो सब नेगेटिव होते हैं। अगर ब्लड लिखा होगा तो आपको आंसर लिखना है नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन। अगर हीमोग्लोबिन पूछा जाएगा तो पॉजिटिव लिखना है, अगर ब्लड लिखा होगा तो इट इज नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन। अगर सिंपल क्वेश्चन लिख के आएगा उसमें कुछ भी नहीं मेंशन करा क्या हमने, तो इट इज सिंपली रिटन ब्लड, तो इट इज नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, Let us write. ब्लड लिख के आएगा तो आपको नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन लिखना है। ठीक है, क्लियर? और इम्पोर्टेंट है, ढंग से हाईलाइट कर लेना, गलती नहीं करना है चीज। अभी ब्लड का जब सेप्टिक एक्शन ब्लड में सेप्टिक एक्शन समझाऊंगा आपको एलम या FeCl3 के लिए, तब ये चीज अच्छे से क्लिक करेगी। अभी सिर्फ आंसर लिख लो उस चीज का। क्लियर है? अब जो कोलाइडल सॉल्यूशन है इस पे जो चार्ज आता है उसके ऐसे तो बहुत सारे रीजन होते हैं, बट अगर प्रिंसिपल रीजन बताया जाए Wait, sir. प्रेफरेंशियल एडसॉर्प्शन, ये पॉइंट हाईलाइट करके लिखा है, तो राइट डाउन प्रिंसिपल रीजन फॉर principal reason Sir, please wait. Let us write. for, you note down, principal reason for charge on colloids is preferential adsorption. Sir, we are writing the table. जस्ट बेटा मैं टाइम दूंगा आपको लिखने का, पहले बात समझ लो जो चीज है तो सिंपली नोट डाउन करना है, समझने वाली बात पहले देखो एक बार। प्रिंसिपल रीजन फॉर चार्ज ऑफ कोलाइड्स इज प्रेफरेंशियल एडसॉर्प्शन। ध्यान रखना, ये एडसॉर्प्शन का भी एक एग्जांपल है। अगर कभी एडसॉर्प्शन के एप्लीकेशंस पूछे जाएंगे तो उसमें ये पार्ट भी लिखा जा सकता है। जो चार्ज ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन है उसका प्रिंसिपल रीजन जो होता है, ऐसे तो बहुत सारे रीजन होते हैं, फ्रिक्शनल कपिंग हो सकती है, किसी दूसरे सोर्स से चार्ज गेन कर सकते हैं, बट प्रिंसिपल रीजन जो होता है चार्जेस का वो प्रेफरेंशियल एडसॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया प्रिंसिपल रीजन ऑफ चार्ज ऑन कोलाइडल्स इज प्रेफरेंशियल एडसॉर्प्शन। और इस फेनोमेनन में अगर ये जज करना हो कि कौन सा आयन एडसॉर्ब होगा
तो जनरली वो आयन एब्जॉर्ब होते हैं जो कॉमन टू द कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं। तो इसी में आप कंटिन्यूएशन में लिख लो। Generally, the ion common to the colloidal particles, the ion common to the colloidal particles preferentially adsorbed. Preferentially adsorbed. अब इस चीज को एग्जांपल से समझना है क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल पार्ट है। तो इसमें देखो क्या करा हमने, दो टिपिकल एग्जांपल है जो पूछे जाते हैं अलग अलग। सबसे पहले केस 1 में अगर हमने क्या करा, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में KI सॉल्यूशन ऐड किया एंड लेट्स से हैव टेकन KI इन एक्सेस। तो अगर आप KI एक्सेस में लोगे तो उस पर AgI प्रेसिपिटेट करेगा, और KI चूंकि एक्सेस में है तो उसमें कौन सा आयन एक्सेस में हुआ, I माइनस, तो उसके ऊपर I माइनस एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो जो मैंने I माइनस मार्क किया ये आयन एब्जॉर्ब हो गया। तो जो सिल्वर आयोडाइड फॉर्म हुआ, क्योंकि KI एक्सेस में था तो सिल्वर आयोडाइड पे जो KI का I माइनस आयन था वो एब्जॉर्ब कर गया, तो उससे AgI I माइनस के एब्जॉर्ब फॉर्म का नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा। अब अगर कॉन्सेप्ट समझना है तो एक्सेस में देखो क्या था, KI, दो आयन थे K प्लस और I माइनस, और जो कोलाइडल फॉर्म है वो क्या है, AgI है। तो कॉमन आयन कौन सा है, I माइनस, तो I माइनस एब्जॉर्ब होगा। तो मैंने यही रूल लिखा है आपको, जो चार्ज का प्रिंसिपल रीजन है वो एक किसी पर्टिकुलर आयन का एडसॉर्प्शन होता है, और कॉमनली वो आयन एब्जॉर्ब होता है जो कॉमन टू द कोलाइडल फॉर्म होता है। जैसे यहाँ पे AgI का कोलाइडल सॉल्यूशन है और हमारे पास एक्सेस में कौन सा सब्सटेंस है, KI पे पास दो आयन है K प्लस और I माइनस, तो आउट ऑफ K प्लस एंड I माइनस इज एब्जॉर्ब बिकॉज दैट इज कॉमन टू द कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसी का अगर दूसरा केस लेना है जिसमें AgI एक्सेस में कर दिया जाए तो ये पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। अगर आप AgNO3 की KI से रिएक्शन करा रहे हैं और अब की बार AgNO3 एक्सेस में ले लेंगे तो AgI प्रेसिपिटेट हुआ। अब AgI और AgNO3 में कौन सा आयन कॉमन है, Ag प्लस, तो उसके ऊपर Ag प्लस आयन एब्जॉर्ब होगा, तो ये पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। तो यहाँ पे Ag प्लस आयन एब्जॉर्ब हुआ और ये आपका पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन हो गया। ये आपका आयन एब्जॉर्ब हुआ। समझ आया कॉन्सेप्ट? तो जिसका कोलाइडल सॉल्यूशन बन रहा है उससे जो आयन कॉमन एक्सेस में प्रेजेंट होगा सॉल्यूशन में वो आयन एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो अगर आपने AgNO3 और KI लिया, KI एक्सेस में है तो I माइनस एक्सेस में और K प्लस एक्सेस में, AgI में I माइनस है तो I माइनस एब्जॉर्ब करेगा नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन। AgNO3 और KI में ऐड किया तो AgI बनाया तो उसमें AgNO3 एक्सेस में तो दो आयन एक्सेस में Ag प्लस NO3 माइनस, कॉमन कौन सा है Ag प्लस, तो Ag प्लस एब्जॉर्ब होगा। जो एक्सेस है उसके दोनों आयन देखो, उनमें से जो कोलाइड वाले से मैच कर रहा है वो एब्जॉर्ब होगा। तो कोलाइड में AgI है मतलब Ag प्लस I माइनस, तो अगर I माइनस एक्सेस में होगा तो I माइनस एब्जॉर्ब होगा, Ag प्लस एक्सेस में होगा तो Ag प्लस एब्जॉर्ब होगा। दूसरा आयन जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। समझ आई बात? तो किस टाइप का कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा ये आपको पता करना होता है। ये एक टेक्निकल क्वेश्चन है, अगर इस चैप्टर से टफ क्वेश्चन किसी को बनाना होता है तो वो यहीं से बनाता है। क्वेश्चन इज आस्क्ड लाइक दैट कि AgNO3 में KI एक्सेस में डाला तो किस टाइप का कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा, और AgNO3 और KI में AgNO3 एक्सेस कर दिया तो किस टाइप का कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा। तो कोलाइड किसका है, AgI का।
कौन कौन से आयन है उसमें, Ag प्लस I माइनस, तो अगर Ki एक्सेस में है तो I माइनस कॉमन है, वो एडसॉर्ब होगा, और अगर AgNO3 एक्सेस में है तो कौन सा आयन कॉमन है, Ag प्लस, तो वो एडसॉर्ब होगा। ठीक है, क्लियर। और इसी तरीके से एक एग्जांपल और ले सकते हैं, अगर हम फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन ले लें, तो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, अब इसी तरीके से एक और एग्जांपल जैसे मैं आपको समझा दूं। एक और एग्जांपल है, अगर आप फेरिक क्लोराइड को हॉट वाटर में डिसॉल्व कराते हैं, तो अगर FeCl3 को एक्सेस ऑफ हॉट वाटर में ऐड करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व बनेगा ऑफ Fe2O3 डॉट XH2O, और उस पर Fe3 प्लस आयन एडसॉर्ब हो जाएगा, ये आपका पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व बना। और उसका उल्टा करा अगर हमने, अगर हम फेरिक क्लोराइड में NaOH और ऐड कर दें तो इससे नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। इफ वी ऐड NaOH टू FeCl3, उससे सब्सटेंस बनेगा Fe2O3 डॉट XH2O, और उस पर OH माइनस आयन एडसॉर्ब हो जाएगा, ये आपका नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा। तो यही दो स्टैंडर्ड एग्जांपल है, अगर आप बहुत नहीं समझना चाहते तो आप दोनों एग्जांपल याद कर लो, कॉन्सेप्ट समझना चाहते हो तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया। और तो चैप्टर में ज्यादातर चीजें थ्योरी है, बट कुछ कुछ टेक्निकल पार्ट है, दिस इज वन ऑफ द टेक्निकल पार्ट। FeCl3 का अगर वाटर से कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएंगे तो पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा, और उसी में अगर आप NaOH ऐड कर देंगे तो नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। समझ आई बात। ये आपका एक एग्जांपल हुआ, तो दूसरा एग्जांपल हुआ। बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, एकदम क्लियरली दिमाग में रखना है। FeCl3 की हाइड्रोलिसिस होगी तो Fe2O3 डॉट XH2O कॉम्बिनेशन बना, वाटर उससे एडसॉर्ब हुआ, और Fe3 प्लस आयन एक्सेस में तो एडसॉर्ब हो गया Fe3 प्लस। दूसरे केस में FeCl3 में NaOH डाला तो उसमें OH माइनस एक्सेस में तो एडसॉर्ब हो गया। बेटा जो आयन एडसॉर्ब हुआ उसका चार्ज देखो ना, इतना सिंपल सा है, कौन सा चार्ज आ रहा है इस पर, 3 प्लस की वजह से पॉजिटिव, इस पे कौन सा आ रहा है, OH माइनस नेगेटिव, यहाँ पे Ag प्लस है पॉजिटिव, I माइनस है नेगेटिव, जो आयन एडसॉर्ब होगा उसकी वजह से चार्ज आएगा। AgI तो न्यूट्रल है। So now we can write. हाँ, AgI तो न्यूट्रल है, उस पर जो आयन एडसॉर्ब हो रहा है उसकी वजह से चार्ज आ रहा है। I माइनस एडसॉर्ब हुआ नेगेटिव चार्ज, Ag प्लस एडसॉर्ब हुआ पॉजिटिव चार्ज, Fe3 प्लस एडसॉर्ब हुआ पॉजिटिव चार्ज, OH माइनस एडसॉर्ब हुआ नेगेटिव चार्ज। तो जो आयन एडसॉर्ब हो रहा है उसी का चार्ज लिख दो। अगले पॉइंट में देखो क्या हुआ कि आप कोलाइड्स के ऊपर एक पर्टिकुलर चार्ज आ गया, तो जैसे मान लो हमने आपका AgI I माइनस का कोलाइडल सॉल्यूशन लिया, तो अभी इस सॉल्यूशन में K प्लस आयन प्रेजेंट है एक्स्ट्रा। तो क्या होता है कि जो कोलाइडल पार्ट सॉल्यूशन है उसकी एक पर्टिकुलर लेयर बनेगी, फिक्स लेयर, तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसकी एक फिक्स लेयर बनी, और इस फिक्स लेयर पे कैसा चार्ज होगा, पूरा नेगेटिव। और इस नेगेटिव चार्ज को कौन सा चार्ज अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव, तो एक दूसरी लेयर बनेगी जो होगी डिफ्यूज लेयर। दूसरी लेयर बनी डिफ्यूज लेयर। डिफ्यूज लेयर में कौन सा आयन है, K प्लस, तो उसका अपोजिट चार्ज है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन की एक फिक्स लेयर हुई जिसपे नेगेटिव चार्ज है, और एक जो दूसरा आयन काउंटर आयन बच गया सॉल्यूशन में, लेट्स से K प्लस, इन द एग्जांपल ऑफ AgI I माइनस कोलाइडल सॉल्यूशन, तो वो K प्लस आयन क्या होगा, उसके ऊपर डिफ्यूज कर जाएगा। तो देखो दो ऑपोजिट चार्ज लेयर आ गई। और अगर दो ऑपोजिट चार्ज लेयर्स आएंगे तो इनके बीच में पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट होगा, जिसको हम लोग टेक्निकल टर्म में बोलते हैं इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या जीटा पोटेंशियल। उसका अगला टर्म मार्क करना है
इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जीटा पोटेंशियल। समझ आया? पहले एक कोलाइडल पार्टिकल्स की फिक्स्ड लेयर है और उसके ऊपर एक जो काउंटर आयन है उसकी एक डिफ्यूज लेयर आ गई। तो कोलाइडल्स पे एक पर्टिकुलर चार्ज होता है, या तो प्लस या माइनस। तो लेट्स से हमने AgI माइनस का एग्जांपल लिया तो उसमें पूरा माइनस चार्ज है। उसके ऊपर K प्लस आयन डिफ्यूज हुआ तो दो ऑपोजिट चार्ज लेयर्स क्रिएट हुए। तो इन दो ऑपोजिट चार्ज लेयर्स के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट होता है उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जीटा पोटेंशियल। और ये जो लेयर बनती है इसको टेक्निकल टर्म में बोला जाता है हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेयर्स ऑफ ऑपोजिट चार्जेस अराउंड द कोलाइडल पार्टिकल इज कॉल्ड हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। तो मैंने लेयर बनाई आपके लिए। डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन दीज लेयर्स जो हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं इसी को एक्चुअली में जीटा पोटेंशियल बोलते हैं। So this potential difference between the fixed layer and the diffuse layer of opposite charges is called electrokinetic potential or zeta potential. Briefly लिखना है तो मैंने ब्रैकेट में देखो उस चीज को हाईलाइट करके लिखा हुआ है। difference in potential between these layers is electrokinetic potential or zeta potential. तो briefly लिखना है तो ऐसे ही लिख सकते हो। पूरी बात लिखनी है तो the potential difference between the fixed layer and diffuse layer of opposite charges is called electrokinetic potential or zeta potential. यहाँ पे दो टेक्निकल बातें होगी। एक हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर क्या होता है और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या जीटा पोटेंशियल क्या होता है। और ये जो फैक्टर है जीटा पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा तो कोलाइडल सॉल्यूशन उतना ज्यादा स्टेबलाइज कर जाएगा क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को स्टेबलाइज कर रहे हैं। तो नीचे देखो उसी के लास्ट लाइन लिखिए इसका फायदा क्या हुआ। द प्रेजेंस ऑफ इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस on colloidal particles is largely responsible in providing stability to the colloidal solution. तो चूंकि सब पूरा एक ही चार्ज कैरी कर रहा है तो उसका अपोजिट चार्ज लेयर आसानी से डिफ्यूज कर गई तो उसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। The presence of equal and similar charges on colloidal particle is largely responsible in providing the stability of the colloidal solution. ठीक है, तो इस सब पे एक तरीके का चार्ज है तो उनमें कॉन्टिन्यूअस रिपल्शन बना रहेगा तो कभी कोलैप्स नहीं कर सकता। ये कोलाइडल सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी के लिए रिस्पांसिबल है। तो एक लेयर जो है जिस पर पूरा नेगेटिव चार्ज है वो फिक्स्ड लेयर है जो कोलाइडल सॉल्यूशन की है और एक जो बचा हुआ आयन है वो उसको डिफ्यूज कर गया तो वो डिफ्यूज लेयर है। ऑपोजिट चार्ज लेयर जो क्रिएट हुई इसको हम लोग हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बोलते हैं। इस हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर के अंदर जो पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट हो रहा है उसको हम लोग सीधे इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या जीटा पोटेंशियल बोल सकते हैं या पूरी डेफिनेशन लिखनी है। This potential difference between the fixed layer and the diffuse layer of opposite charges is called electrokinetic potential or zeta potential. Yep. तो नोट कर लीजिए ये भी एक इम्पोर्टेंट फीचर है। इसके बाद देखो इसका एक नेक्स्ट फिनोमेनन है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो देखो कोलाइड्स के ऊपर एक पर्टिकुलर चार्ज है तो अगर हम कोलाइडल सॉल्यूशंस की इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो इसमें जो भी सब्सटेंस है उस पर एक ही पर्टिकुलर चार्ज है। तो इलेक्ट्रोलाइट की इलेक्ट्रोलिसिस में तो कैटायन कैथोड की तरफ और एनायन एनोड की तरफ जाता है बट कोलाइडल सॉल्यूशन में सारे कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर एक ही पर्टिकुलर चार्ज है या तो प्लस या माइनस। तो जब एक ही पर्टिकुलर चार्ज है तो वो किसी एक इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, सो व्हेन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज अप्लाइड अक्रॉस द प्लैटिनम इलेक्ट्रोड डिपिंग इन द कोलाइडल सॉल्यूशन द कोलाइडल पार्टिकल्स मूव टुवर्ड्स वन और द अनदर इलेक्ट्रोड। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इसमें जो भी सब्सटेंस है वो किसी एक इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा बिकॉज ऑल हैव सेम टाइप ऑफ चार्ज। समझ आई बात आपको? ये पॉइंट हाईलाइट कर लेना है। The colloidal particles move towards one or the other electrode क्योंकि सबके ऊपर एक ही पर्टिकुलर चार्ज है तो आइदर प्लस और माइनस। तो अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो कैथोड की तरफ, नेगेटिव चार्ज होगा तो एनोड की तरफ। The movement of colloidal particles under an applied electrical field is called electrophoresis. Positively charged particles move towards the cathode while negatively charged particles move towards the anode। लोग पूरी इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ चुके हैं तो आपको एकदम कंफर्टेबली बात समझ आएगी। उनको बोर्ड्स के लिए लिखना है वो डेफिनेशन मार्क कर लो। The movement of colloidal particles under the applied electrical field is called electrophoresis. Positively charged particles move towards cathode and negatively charged particles move towards anode. It
एनायन मूव्स टू कैथोड, एनायन मूव्स टू एनोड। तो ध्यान रखना है कि कोलाइडल पार्टिकल्स में एक ही पर्टिकुलर चार्ज है, इसलिए दोनों इलेक्ट्रोड की तरफ मूवमेंट नहीं मिलेगा, किसी एक इलेक्ट्रोड की तरफ मूवमेंट होगा। ठीक है। और अगर हमने किसी एक मैकेनिज्म से इलेक्ट्रोफोरेसिस को रोक दिया तो फिर जो डिस्पर्जन मीडियम है उसकी इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट हो जाती है, तब इस फेनोमेनन को बुलाया जाता है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। तो अगर डिस्पर्स फेज की इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो इलेक्ट्रोफोरेसिस, डिस्पर्जन मीडियम की इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। So when electrophoresis, that is movement of the particles, is prevented by some suitable means, it is observed that dispersion medium begins to move in the electric field. This phenomenon is termed as electroosmosis. तो कोलाइडल पार्टिकल जो कि हेटेरोजेनस फेज है, तो उसमें एक डिस्पर्स फेज है, एक डिस्पर्जन मीडियम है। अगर डिस्पर्स फेज की इलेक्ट्रोलिसिस होगी, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस, और अगर डिस्पर्जन मीडियम की इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। ठीक, दोनों टर्म नोट कर लीजिए प्रॉपर्ली। इसके बाद नेक्स्ट टर्म लिखा है कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन। नेक्स्ट हम लिखेंगे कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन। आप देखो ये रिवर्स प्रोसेस ऑफ पेप्टाइजेशन है। प्रेसिपिटेट से कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते थे तो उसको पेप्टाइजेशन बोलते थे, अभी कोलाइडल सॉल्यूशन से प्रेसिपिटेट बनाएंगे तो कोगुलेशन बोलते हैं। The process of setting of colloidal particles is called coagulation or precipitation of the salt. And इसकी definition लिख लीजिए। The process of settling or of colloidal particles is called coagulation or precipitation of the salt. ठीक है। So we'll stop here. इतना नोट कर लीजिए आप पहले।